दोस्तों, आज की कहानी है बहाना। पीले रंग की सुनहरे गोट से सजी हुई साड़ी, हाथों में भरी भरी मेहंदी, पैरों में आलता, सर से पैर तक ससुराल से आए गहनों से लदी, सर पर मांग टीका और बड़ी सी नथ ने आदिति के रूप को और भी मनमोहक बना दिया था। मंडप में अपने होने वाले पति के पास अदिति चुपचाप बैठी थी। मंडप के पास में चाची मामी सब विवाह के गीत गा रही थी और अदिति के भाग्य को सराह रही थी। कितने बड़े घर की बहू बनने का सौभाग्य मिला उसे। जब सिंदूर दान का समय आया, ऋषभ ने अंगूठे से भर के पीला सिंदूर अदिति के मांग में भर दिया। कुछ सिंदूर छिटक के अदिति के चेहरे पर गिर गए। इसके साथ ही अदिति ने ऋषभ को ही अपनी नियति मान लिया। अदिति अपने सपनों की आहुति विवाह की पवित्र अग्नि में डालकर एक समझौता सा कर लिया। इस विवाह के साथ विदाई के बेला में अपने पापा के गले लगकर जोर जोर से रोई। इतना ही नहीं, सबके कलेजे कांप गए। पर यह तो सिर्फ वह पिता ही समझ रहा था जो अदिति को विदा कर रहा था कि यह आंसू के छूटने के गम के थे या उन सपनों के टूटने के थे जो अदिति की आंखों ने देखे थे। दर्द भरी आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाए, अदिति के पापा की बिटिया माफ कर देना। रोती बिलखती अदिति को बैठा दिया गया। उसे बड़ी सी गाड़ी में, जिसमें ऋषभ पहले से बैठे थे। पूरे रास्ते चुप थे। ऋषभ ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था दोनों को देखकर कि वह एक नए जोड़े हैं ना, कि ऋषभ ने अदिति का हाथ अपने हाथों में लिया, ना ही उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने की कोशिश की और ना ही कोई बात हुई। ससुराल के बड़े से गेट से गाड़ी अंदर गई। घूंघट की ओट से देखा। अदिति ने बहुत बड़ी सी हवेली, इतनी बड़ी कि उसके मायके के घर जैसे 10 घर उसमें समा जाए। फूलों और रोशनी से नहीं, दुल्हन की तरह सजी हवेली खुद अपना वैभव बता रही थी। दरवाजे पर सास ने आरती उतारी। सारे रस्मों रिवाज के बाद अदिति को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे को देखा। अदिति दंग थी। ऐसी भव्यता देख बहुत सब कुछ चाहत हो रही थी। तभी एक आईने में अपना आंख से नजर आया। अदिति को अपने इस सुनहरे रूप को पहली बार देखा था। अदिति और देखते भी कैसे, साधारण सलवार कुर्ते से आगे की कभी कल्पना ना की। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में देखा था कि अदिति को हरिप्रसाद शहर के माने जाने लोगों में से थे। एक और राजनेता। अदिति का मधुर गीत और सादगी दिल को भा गई थी। उन्हें पसंद कर लिया। अपने इकलौते बेटे ऋषभ के लिए प्रिंसिपल साहब खुद रिश्ता लेकर आए। अदिति के घर अदिति के पापा धर्मकांत जी को तो विश्वास नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब की बातों में अदिति से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं पापा, अभी मुझे पढ़ना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आपको तो मेरा सपना पता है। फिर भी बहुत समझाने पर भी जब अदिति नहीं मानी, तब धर्मकांत जी बेमन से खुद गए हरिप्रसाद जी से मिलने के लिए। पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। धर्मकांत जी गए वापस से मनाने। अदिति को बिन माँ की बच्ची थी। अदिति, उसकी दोनों छोटी बहनें और एक भाई। बेटा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अपने इस लाचार बाप का सोच। अदिति बिन माँ बाप की बच्ची हो, तुम तीनों कैसे होगी? तुम सबकी शादी आप क्यों चिंता करते हैं पापा? मैं कमाऊंगी ना। तब अदिति ने कहा तो धर्मकांत जी ने कहा, कब कमाओगी? कब होगी सारी जिम्मेदारी पूरी? और समाज क्या कहेगा? और कुछ नहीं तो इन दोनों के बारे में सोच बेटा। पिता के कहने पर अदिति ने देखा। बहनें दरवाजे की ओर से इस आशा से अदिति को ताक रही थी कि बस दीदी हाँ कर दे तो हमारा भी बेड़ा पार हो। आखिर हरिप्रसाद जी ने वचन दे दिया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का। माँ होती तो जिद भी करती। अदिति पर उस पिता से क्या बहस करती।
अदिति जो ना चाहते हुए भी स्वार्थ में घिर बस एक गाय के समान हाँक दी गई। अदिति मायके से ससुराल की ओर तभी एक आहट सुन कोने में खड़ी हो गई। देखा तो ऋषभ आए थे। आते ही बिना किसी औपचारिकता के साफ शब्दों में ऋषभ ने बात शुरू की। देखिए अदिति, आपको इस घर में रुपये पैसे नौकर चाकर किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी विदेश में है तो मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया और राजनीति में अपना रसूख कम ना हो, इसलिए आपसे शादी करने को मुझे मजबूर किया गया। ऋषभ की बात सुन अदिति के पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई। दो दो बार छल हुआ था उसके साथ। पहले पिता ने बहनों का वास्ता दे छला, अब पति ससुराल वाले समाज का वास्ता दे छल रहे थे। अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया था अदिति ने। उसका किसी को कोई मतलब नहीं था। सर घूमने लगा अदिति का। वहीं सोफे पर बैठ गई, सारी बातें निकल गई सोचते सोचते, और सुबह की पहली किरण के साथ एक निर्णय भी ले लिया। अदिति ने सुबह होते ही एक साधारण सी साड़ी में बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकली। पहुंच गई अपने मायके। मायके वाले उसे देखकर दंग रह गए। सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ अदिति, तो अदिति ने कुछ नहीं बताया। बस उसे इंतजार था कि उसके ससुराल वाले दोबारा उसके मायके आए। इस तरह से एक हफ्ते बीत जाते हैं। तब उसके ससुराल वाले अदिति को लेने के लिए जाते हैं। अदिति रिश्तेदारों से भरे घर में सब दंग रह गए। अदिति को इस तरह देखा। जब साथ में तैयार होकर आने को कहा तो सबके सामने अदिति ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं जा रही हूँ इस घर से और ससुराल से हमेशा के लिए। इस बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। अपना जीवन अब मैं फिर से नहीं चली जाऊंगी। इस समाज, इस परिवार से जब किसी को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों अपने सपनों की आहुति दूं। एक पत्नी बनकर भी जिंदगी गुजार सकती थी, पर आपने तो वह भी हक देने से मना कर दिया। इस बड़े घर की बहू बन अपने सपनों की आहुति देने से तो बेहतर मैं अपना भविष्य खुद बनाऊं। अदिति को रोकने के लिए हरिप्रसाद जी आगे बढ़े, पर ऋषभ ने उन्हें रोक दिया। कहीं ना कहीं ऋषभ को भी एहसास था उस अन्याय का जो उस समय अदिति के साथ किया गया था। आज अदिति आजाद थी। अपने सपनों को जीने के लिए अपने खुशियों के मायने तलाशने निकल पड़ी। अदिति उस सिंदूर और मंगल सूत्र की कैद से आजाद हो, फिर से खुले आसमान को नापने। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।